अधीश जिस लक्ष्य को लेकर इस द्वीप पर आया था उसके प्राप्त होने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस बीच भी उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आगे क्या होने वाला था ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन अधीश ने हार मानना तो सीखा ही नहीं था। पूरे उत्साह और जुनून से भरा हुआ अधीश ज्योतिमाला द्वीप पर जाने की तैयारियों में लगा हुआ था। क्या होगा इस यात्रा का परिणाम? क्या अधीश को ज्वालामुखी मृत्तिका प्राप्त होगी? अधीश ने ज्योतिमाला को चुनकर पक्का इरादा कर लिया था। इस द्वीप पर वो सब मौजूद था जिसकी उसे जरूरत थी। सारी परिस्थितियां भी ठीक थीं। बस इसका एकमात्र दोष ये था कि यह द्वीप मुख्य द्वीप से बहुत दूर था। ये कुर्दमान द्वीप समूह के सबसे बाहरी क्षेत्र में स्थित था। अधीश अब पूरी तरह से स्वतंत्र था और वायु भवन में आसानी से घूम सकता था। यह भी उसे प्राप्त हुए अधिकारों में से एक था। हालांकि अधीश ने फैसला कर लिया था कि वो अधिक देर यहां रुकना नहीं चाहता था। अगली सुबह तक अधीश ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। मांत्रिक जयेश को सूचित करके वो वायु भवन से निकल गया और मानचित्र पर दिए मार्ग के अनुसार चलते हुए कुछ ही दिनों में ज्योतिमाला द्वीप पर पहुंच गया। समुद्री जानवरों को यहां से गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है अब हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। दुख की बात है कि हमारे तीसरे भाई की मृत्यु हो गई है। एक काले चोगे वाले मांत्रिक ने गहरी आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, और हमारे भाई के अलावा कितने ही निर्दोष लोगों की जान यहाँ के खूंखार समुद्री जानवरों ने ले ली है। इस द्वीप की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है, फिर चाहे इसके लिए हमें भी अपनी जान क्यों न देनी पड़ जाए। बातचीत करने वाले दोनों युवक वायु भवन के मांत्रिक थे, जिन्होंने कई दिन वायु भवन में बिताए और अब उन्हें इस द्वीप की रक्षा के लिए भेज दिया गया था। वायु भवन में उनके लिए सुरक्षा और संसाधन मौजूद थे। मांत्रिक आपस में भाईचारा कायम रखते थे और प्रसन्न रहते थे और अभ्यास करते थे। कुल मिलाकर वे सब अपने जीवन से संतुष्ट थे। एक दिन अचानक समुद्री जानवरों ने द्वीप पर हमला कर दिया तो वायु भवन के अनेक मांत्रिक उनका सामना करने के लिए स्वेच्छा से ही यहां चले आए। ये दोनों युवक भी उसी सेना का हिस्सा थे, लेकिन महीनों चलने वाली लड़ाई ने उन्हें थका दिया था। अनगिनत समुद्री जीव एक के बाद एक झुंड में आते ही जा रहे थे और वायु भवन की सेना पूरा जोर लगाकर उन्हें रोके हुए थी। इस युद्ध में कई मांत्रिक अपनी जान से हाथ धो चुके थे। पहले मांत्रिक ने दूर देखने की कोशिश करते हुए कहा, शायद कोई इस ओर आ रहा है। क्या ये कोई मांत्रिक है जिसे वायु भवन ने यहां भेजा था? दूसरे मांत्रिक ने भी एक धुंधली सी आकृति को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, जो धीरे धीरे ज्योतिमाला द्वीप के पास आ रही थी। पिछले कुछ महीनों में ज्योतिमाला द्वीप पर बहुत सारे मांत्रिक मारे जा चुके थे, इसलिए वे दोनों सोच रहे थे शायद वायु भवन से ही कोई मांत्रिक उनकी मदद के लिए यहां आ रहा है। पहले वाले ने थोड़ा और ध्यान से देखा और कहा, आइए चलकर देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वायु भवन से आया है। यदि वो वायु भवन द्वारा प्रतिस्थापन के रूप में भेजा गया मांत्रिक है तो वो अकेला क्यों है? दूसरा मांत्रिक तुरंत सावधान हो गया और द्वीप पर अपने अन्य साथियों को भी सावधान कर दिया। यदि वास्तव में इसे वायु भवन ने नहीं भेजा है तो कहीं ये वर्षा भवन या जादू भवन का मांत्रिक ना हो। मांत्रिक एक दूसरे से इस तरह की बातें कर रहे थे। इस पूरे द्वीप की सुरक्षा सिर्फ वायु भवन ने की थी, कोई और दल यहां नहीं आता था। एक तो ज्योतिमाला मुख्य द्वीप से काफी दूर था और वहां कोई बहुमूल्य संसाधन भी प्राप्त नहीं होता था। लेकिन वर्षा भवन के साथ मामला अलग था। वर्षा भवन के मांत्रिक हमेशा वायु भवन से आगे निकलने की कोशिश करते थे। वे ज्योतिमाला द्वीप जैसे गरीब और खतरनाक द्वीप के लिए भी लड़ना चाहते थे, और यही कारण था कि वायु भवन ने अभी वहां से अपने मांत्रिक वापस नहीं बुलाए थे। क्योंकि यदि एक बार वर्षा भवन को पता चल जाता कि समुद्री जानवर लौट चुके हैं और वायु भवन के मांत्रिक भी मुख्य द्वीप पर वापस आ गए हैं, तो बिना देरी किए वे उस द्वीप पर कब्जा कर लेते। मांत्रिक पुष्कर, आप कुछ अधिक शंका कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वर्षा भवन के लोग अब एक कदम उठाने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या पिछली बार का सबक उनके लिए काफी नहीं था? और यदि ये वास्तव में ये वर्षा भवन का ही मांत्रिक है तो हम इसे यहीं खत्म कर देंगे। वर्षा भवन का उल्लेख सुनते ही मांत्रिक पुष्कर क्रोध से कांप उठा। उसने कहा, इसे तो मैं ही देख लूंगा, फिर भी हमें अभी सावधान रहना चाहिए। इतना कहकर मांत्रिक पुष्कर धुंधली आकृति की ओर चल पड़ा। अधीश ने द्वीप पर पहला कदम रखा और राहत की सांस ली।
उसने द्वीप के उल्टे त्रिकोणीय आकार को देखा और समझ गया कि यह ज्योतिमाला द्वीप है। आखिरकार मैं ज्योतिमाला द्वीप पर पहुंच ही गया, अधीश ने खुद से कहा। ज्योतिमाला द्वीप पर जहां तक नजर जाती थी हरियाली ही हरियाली थी। तेज समुद्री हवा के साथ ताजा सुगंध की भी फुहारें आ रही थीं। हर फुहार के साथ अधीश और तरोताजा महसूस कर रहा था। कितना सुरमय है ज्योतिमाला द्वीप, यहाँ के दृश्य बहुत सुंदर हैं। यहां आकर अधीश का मन एकदम प्रसन्न हो उठा था। वो इस जगह की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। यह जगह वास्तव में लुभावनी थी। अगर मुझसे इस द्वीप पर हमेशा के लिए रहने के लिए कहा जाए तो मैं दोबारा सोचे बिना ही यहां रहने आ जाऊंगा, अधीश ने सोचा। अभी वो द्वीप पर घूमकर ध्यान से देख ही रहा था कि किसी के आने की आहट सुनाई दी। अधीश ने पलटकर देखा तो एक युवक की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां पर? अधीश ने पलटकर देखा तो दूर से एक मांत्रिक चला आ रहा था। अधीश कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा। वो मांत्रिक पुष्कर ही था। जैसे ही वो कुछ और पास आया और अधीश को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर एक सम्मानजनक भाव उभर आया। उसने माफी मांगते हुए अधीश को प्रणाम किया और कहा, मुझे नहीं पता था कि आप यहां हैं मांत्रिक, कृपया मुझे माफ करें। अधीश के स्वर्णधारियों वाले नीले चोगे को देखकर ही पुष्कर पहचान गया था कि ये वायु भवन का ही मांत्रिक है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाया था और अधीश का उच्च स्तर देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अधीश से कुछ भी पूछ सके। अधीश ने कहा, मांत्रिक पुष्कर, आप मुझे अधीश कह सकते हैं। अधीश ने मुस्कुराते हुए कहा। पुष्कर ने कहा, मांत्रिक अधीश, क्या वायु भवन के सेनाधिकारी ने ही आपको यहां भेजा है? मांत्रिक पुष्कर ने एक बहुत सावधानी से यह प्रश्न पूछा था। वो जानता था कि वायु भवन में जो मांत्रिक के चोगा पहनते हैं उनके पास महान शक्ति और प्रभाव होता है, चाहे वे किसी भी स्तर के मांत्रिक हों। अधीश ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, सेना अधिकारी ने मुझे यहां नहीं भेजा, मैं यहां किसी निजी काम से आया हूं। यह सुनकर मांत्रिक पुष्कर के चेहरे पर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वो जल्द ही सामान्य हो गया। उसने अधीश से कहा, ठीक है मांत्रिक अधीश, आप मेरे साथ चलिए, मैं यहाँ के दूसरे मांत्रिकों से आपका परिचय कराता हूँ। इसके बाद आप चाहें तो मैं आपकी आगे की सहायता कर सकता हूँ। अधीश ने सिर हिलाया। वो कुर्दमान द्वीप समूह पर ज्वालामुखी मृत्तिका की तलाश करने आया था। उसने सोचा, जिन लोगों ने अपना सारा जीवन ही इस द्वीप पर बिताया था, उनका साथ उसके काम को और आसान बना देगा। यही सोचकर वो पुष्कर के साथ चल पड़ा। मांत्रिकों के शिविर में बहुत से मांत्रिक एक साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक उन्होंने किसी के आने की आवाज सुनी तो चौंककर सावधान हो गए। एक मांत्रिक ने बाहर निकलकर देखा और अपने साथियों से कहा, मांत्रिक पुष्कर लौट आए हैं, लेकिन उनके साथ ये कौन है? मांत्रिक ने ध्यान से देखा। इतने में पुष्कर और अधीश शिविर के बिल्कुल करीब आ चुके थे। अधीश के चोगे को देखकर वो मांत्रिक कुछ घबरा सा गया और जल्दी से अधीश को प्रणाम किया। बाकी मांत्रिक भी अपने तंबू से बाहर निकलकर अधीश को देखने लगे और जैसे ही उसके चोगे पर नजर पड़ती झुककर उसे प्रणाम करते। पुष्कर ने उन सभी का परिचय अधीश को दिया और अधीश को उनका परिचय जानकर आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर दूसरी या तीसरी श्रेणी के मांत्रिक थे, बल्कि कुछ चौथी श्रेणी के मांत्रिक भी थे। अधीश महसूस कर पा रहा था कि अधिकतर मांत्रिक उदास और परेशान से दिख रहे हैं। उसने पुष्कर से इसका कारण पूछा तो पुष्कर ने बताया, मांत्रिक अधीश, हाल ही में समुद्री जानवर कुर्दमान द्वीप पर हमला कर रहे थे। हर 3 से 5 दिनों में एक बार। इस प्रकार चाहे वो वायु भवन हो, वर्षा भवन और यहाँ तक कि जादू भवन भी, वे सभी द्वीपों पर कई समुद्री जानवरों से जूझ रहे थे, जिन्हें वे क्रमशः नियंत्रित करते हैं। ज्योतिमाला द्वीप ये कुर्दमान द्वीप समूह के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित है और वायु भवन की संपत्ति है। इसके अलावा सबसे ज्यादा हमले इसी द्वीप पर होते हैं। ये सभी मांत्रिक युद्ध करते करते थक चुके हैं। बस इसीलिए उनकी परेशानी जानकर अधीश के मन में उनके लिए सहानुभूति उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, भले ही ये मेरा बहुत अधिक सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनके साथ अच्छा और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अधीश वहीं उनके पास बैठ गया और बातचीत करने लगा। अधीश को अपनी बराबरी पर बैठा देखकर उन सभी को थोड़ा अजीब लग रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनसे उच्च स्तर का, वो भी स्वर्णधारियों वाला नीला वस्त्र पहनने वाला मांत्रिक उनके साथ बैठा हो और इतनी विनम्रता से उनसे बात कर रहा हो।
अधिकांश उच्च श्रेणी के मांत्रिक तो अपने सनकी स्वभाव के कारण ही जाने जाते थे। पुष्कर को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि अब तक अधीश के साथ वो थोड़ा खुल चुका था और उसने बेझिझक सवाल पूछ लिया। मांत्रिक अधीश, यदि आप बुरा ना माने तो क्या आप बता सकते हैं कि आप वायु भवन में कब शामिल हुए? क्योंकि हम में से ज्यादातर मांत्रिक तो आपको पहचानते नहीं। अधीश उसके संकोच को समझ गया और बोला, बात दरअसल यह है मांत्रिक पुष्कर कि मैं अभी कुछ सप्ताह पहले ही कुर्दमान द्वीप आया था और परिस्थितियां ऐसी बनी कि जल्द ही मैं वायु भवन में शामिल हो गया और एक मुकाबले के बाद मांत्रिक सकवारा ने मेरे लिए इस चोगे की सिफारिश की और मांत्रिक उमाली ने खुद मुझे ये चोगा प्रदान किया। मांत्रिक सकवारा और उमाली का नाम सुनकर सभी मांत्रिक चकित रह गए। आगे अधीश से कुछ भी पूछने की हिम्मत पुष्कर की नहीं हुई। उसने कहा, मांत्रिक अधीश, वैसे तो आप खुद ही सक्षम और शक्तिशाली हैं, लेकिन आपने बताया कि किसी निजी कार्य से यहाँ आए हैं, तो किसी भी तरह की सेवा की जरूरत पड़े तो मुझे आज्ञा दीजिएगा। अधीश अब तक जान चुका था कि पुष्कर चौथी श्रेणी का मांत्रिक है, लेकिन सिर्फ उसके चोगे के कारण इतनी अधिक विनम्रता पूर्वक उससे बात कर रहा है। अधीश ने सोचा, ये सही मौका है, मुझे ज्वालामुखी मृत्तिका के बारे में इससे पूछ लेना चाहिए। पुष्कर उत्तर की प्रतीक्षा में अधीश के चेहरे की ओर देख ही रहा था। अधीश बोला, वास्तव में मैं यहाँ ज्वालामुखी मृत्तिका की खोज में आया हूँ। क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? ज्वालामुखी मृत्तिका का नाम सुनकर पुष्कर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, लेकिन वो तो ज्वालामुखी के आसपास ही पाई जाती है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। मांत्रिक का हर चीज पर जोर चल सकता है, लेकिन प्रकृति पर? पुष्कर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अधीश ने कहा, आप चिंता न करें मांत्रिक पुष्कर, मैं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करके ही आया हूं, आप बस मुझे मार्ग बता दें। पुष्कर ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, इस समय आप थोड़ा आराम कर लें, फिर कल मैं खुद आपको वहां ले चलूंगा। पुष्कर की बात से अधीश सहमत हो गया। उसके लिए एक अलग तंबू में व्यवस्था कर दी गई थी। अधीश के जाते ही सारे मांत्रिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें अब तक कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक मांत्रिक जो थोड़ा मुंहफट था, जिसका नाम लंबोदर था, बोला, क्या लगता है साथियों, ये सच कह रहा है? मुझे तो ये प्रथम श्रेणी का मांत्रिक भी नहीं लगता। लंबोदर की बात सुनकर बहुत से मांत्रिक सहमति में सर हिलाने लगे। वो फिर बोला, हमें सच का पता लगाना चाहिए। क्या पुष्कर अपने वचन के अनुसार अधीश की सहायता करेगा या लंबोदर उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी करने जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।